हाय स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जनन की प्रावस्थाएं। और जनन की प्रावस्थाओं में सबसे पहले जो थी वो थी युग्मक जनन। तो युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं प्राणी जो होते हैं उन प्राणियों की, या तो अपन बोल सकते हैं वृषण की जो स्थिति जो होती है, जो एक अलग अलग, अर्थात कुछ प्राणी जो होते हैं उनमें जब जनन की प्रक्रिया अर्थात मैथुन प्रक्रिया होती है उस दौरान ही वृषण कहाँ आते हैं, उदर गुहा से वृषण कोश में आते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंटली जो वृषण जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा में, वृषण कोश में पाए जाते हैं। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंटली वृषण जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। तो इस आधार पर प्राणियों को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? 3 प्रकारों में बांटा जाता है। जैसे पहला, अगर अपन पहली बात करते हैं, जैसे सीजनल ब्रीडर जिसको बोला जाता है, सीजनल ब्रीडर। तो सीजनल ब्रीडर जो प्राणी होते हैं उन प्राणियों में क्या होता है कि जो जनन की प्रक्रिया जो होती है, इन प्राणियों में जनन की प्रक्रिया एक निश्चित समय पर होती है, निश्चित समय पर होती है। अर्थात अगर अपन इसको दूसरी तरीके से मैं बोलूं कि इन प्राणियों में वृषण इसी समय वृषण कोश में आते हैं और जनन के पश्चात वापस उदर गुहा में चले जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी जो है उदर गुहा में चले जाते हैं। तो इन प्राणियों में क्या होता है कि जो जनन के टाइम जो होते हैं उसी जनन के समय वृषण जो है वो कहाँ आते हैं, उदर गुहा में आते हैं, वो वृषण कोश में आते हैं। और जैसे ही जनन हो जाता है और जनन के पश्चात वापस कहाँ लौट जाते हैं, उदर गुहा में लौट जाते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल ले, चमगादड़, लांबा, उसके बाद में अगर अपन दूसरी बात करते हैं तो दूसरे प्राणी जो होते हैं जिनमें वृषण जो, इनमें एक निश्चित समय पर ही वृषण कोश में आते हैं और कुछ समय पश्चात जनन के पश्चात वापस कहाँ लौट जाएंगे, उदर गुहा में लौट जाते हैं। जबकि अगर अपन बात करते हैं जैसे दूसरा जो है, इन प्राणियों में परमानेंटली वृषण जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कोश में पाए जाते हैं। दूसरा, इन प्राणियों में वृषण स्थायी रूप से कहाँ, उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। तो इन प्राणियों में वृषण स्थायी रूप से, तो ये वृषण कब, जब शिशु या अपन भ्रूण बोल सकते, भ्रूण माँ के पेट में
या उदर में कितने 7 मंथ का होता है, उसी समय वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में आ जाते हैं। तो इन प्राणियों में क्या होता है कि जब जो भ्रूण जो होता है, अर्थात जो भ्रूण, कौन सा भ्रूण होगा, वो लड़का जो है, अगर कोई लड़का माँ के पेट में है भ्रूण अवस्था में, तो लगभग जब 7 मंथ का जब भ्रूण हो जाता है, उस दौरान ये भ्रूण क्या करता है कि वो भ्रूण में जो वृषण जो है वो वृषण कोश में उदर गुहा से बाहर कहाँ आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं, और उसके बाद में वापस कभी भी वृषण को उदर गुहा में नहीं जाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण अपन लिख सकते हैं। उदाहरण की अगर अपन बात करेंगे तो मानव है ना, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मानव, शेर है ना। उसके बाद में अगर तीसरी बात करता हूं मैं, तीसरा उदाहरण की बात करता हूं, तो जिनमें स्थायी रूप से वृषण कहाँ पाए जाते, उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। तो इनमें स्थायी रूप से वृषण उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो वृषण जो है परमानेंटली कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात इन जीवों का टेम्परेचर जो है उससे कौन प्रभावित नहीं होते हैं, वृषण शुक्र जनन की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है, अर्थात इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो किसके अनुकूल होता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया के अनुकूल होता है। उदाहरण जैसे अगर अपन बात करते हैं एलिफेंट, हाथी की बात करते हैं, हाथी है, व्हेल है, तो इनमें क्या पाए जाते हैं, वृषण है, परमानेंटली कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। तो अपन जो पढ़ने व शुक्र जनन की जो प्रक्रिया पढ़ेंगे, तो यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण के अंदर शुक्र जनक नलिकाएं जो होती हैं उनमें होता है। तो वृषण की स्थिति के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। पहला सीजनल ब्रीडर जिसको कहा जाता है, अर्थात इनमें एक निश्चित समय जो होता है, उसी निश्चित समय पर कौन जो वृषण जो है कहाँ आते हैं, उदर गुहा में आते हैं। जैसे ही अपना काम पूरा हुआ, अर्थात जैसे ही जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, वो वापस कहाँ चला जाते हैं, उदर गुहा के अंदर चले जाते हैं। दूसरा होता है कि जिनमें परमानेंटली जो भ्रूण अवस्था में के दौरान जब बच्चा होता है, भ्रूण अवस्था में ही क्या होता है, वृषण उदर गुहा से कहाँ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं और दोबारा वापस फिर उदर गुहा में नहीं जाते हैं। तो इसमें उदाहरण में जैसे मानव है, शेर है, और तीसरा जो होता है जिनमें स्थायी रूप से वृषण कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये 3 प्रकार के प्राणी थे। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर शुक्र जनन की प्रक्रिया, युग्मक जनन, और युग्मक जनन में भी पहली प्रक्रिया जो है वो पढ़ेंगे सबसे पहले शुक्र जनन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, शुक्र जनन। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले है शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो वृषण के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्र जनन कहा जाता है। वृषण के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है।
क्या कहलाती है? शुक्र जनन। शुक्र जनन की प्रक्रिया किसे कहते हैं कि वृषण के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। और अब देखते हैं यहाँ पर हमें शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है वो होता है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, अर्थात ये बोल सकते हैं अपन शुक्राणु पूर्वी, या इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड का निर्माण। दूसरी प्रावस्था जो होती है, ये स्पर्मेटिड जो होता है एक गोल अचल संरचना होती है, भारी संरचना होती है। तो इससे किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? शुक्र कायांतरण। क्या कहा जाता है? शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये दो प्रावस्थाओं में किसको बांट दिया जाता है? शुक्र जनन की प्रक्रिया जो है इसको दो प्रावस्थाओं में बांट दिया जाता है। सबसे पहले शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है, अर्थात स्पर्मेटिड जो है, जो एक गोल अचल भारी संरचना होती है, उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, शेप में, साइज में, वेट में, ये सारे परिवर्तन होकर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। अर्थात शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है उसको तीन प्रावस्थाओं में बांट दिया जाता है। सबसे पहले जो होती है गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, और दूसरी होती है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी होती है मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। तो अपन देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। अब देखो तो यहाँ पर यहाँ ये जो है, ये है, अगर याद हो तो शुक्र जनक नलिका जो होती है, और शुक्र जनक नलिका की संरचना अपन पढ़ चुके हैं। तो ये शुक्र जनक नलिका है, और शुक्र जनन नलिका के अंदर ये क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। क्या है? जनन उपकला। तो ये क्या है? जनन उपकला। और इस जनन उपकला की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? विभेदित हो जाती हैं, और दो प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होती हैं इसमें, एक सर्टोली कोशिका और एक जो होती है वो होती है जर्म सेल। तो सपोज करो यहाँ अपन एक कोशिका की बात करके चलते हैं अभी। तो ये जो कोशिका किसमें परिवर्तित हो गई? जर्म सेल में, जर्म सेल। तो ये जर्म सेल जो है, अब इसमें क्या होता है कि जर्म सेल समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेती है। एक समसूत्री विभाजन होने से किसका निर्माण होता है? दो कोशिकाएं बनती है। यहाँ पर देखो, जो जर्म कोशिका जो है इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन से किसका निर्माण हुआ? दो कोशिकाएं बन गई, और दो से कितनी कोशिकाएं बन जाती है? ये कोशिकाएं बन जाती है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाएं क्या हो जाती है? निर्मित हो जाती है। अपन यहाँ एक कोशिका की बात कर रहे हैं ओनली। अब देखो, इनमें से कुछ कोशिकाएं हैं या हाफ कोशिकाएं जो हैं, सपोज करो ये कोशिकाएं, तो इनमें से कुछ कोशिकाएं, इनको कहेंगे टाइप ए कोशिका। ये मान लो टाइप ए है, और ये कोशिका जो है ये मान लेते हैं टाइप बी। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? टाइप बी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप, मतलब इनमें से कुछ कोशिकाएं जो है किसके समान कार्य करती हैं? ये करती है स्टेम सेल के समान, स्टेम सेल। और ये स्टेम सेल जो है वापस किसका निर्माण कर लेती हैं? तो इन कोशिकाओं का नाम जो होगा, ये कोशिकाएं कहलाती है स्पर्मेटोगोनिया। ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया।
इनमें से जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए जो है वो स्टेम सेल के समान कार्य कर लेती है और वापस मल्टीप्लाई अर्थात ये विभाजन करके किसका निर्माण करती है, स्पर्मेटोगोनिया का, स्पर्मेटोगोनिया। और जो टाइप बी प्रकार की कोशिकाएं जो हैं, इन टाइप बी प्रकार की कोशिकाओं में क्या होगा, आगे विभाजन होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो प्रावस्थाएं हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं बनती है और ये प्रावस्था ही क्या कहलाती है, गुणन प्रावस्था। क्या कहलाएगी, गुणन प्रावस्था। तो ये प्रावस्था क्या कहलाएगी, गुणन प्रावस्था। क्लियर। उसके बाद में जो टाइप बी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, इन टाइप बी प्रकार की कोशिकाएं आगे जो है उसकी प्रक्रिया में भाग लेती हैं। तो सपोज करो यहाँ से अपन एक कोशिका की बात करते हैं, तो ये कोशिका आगे जाकर क्या कर देती है, पोषण ग्रहण करती है और पोषण ग्रहण करके यहाँ पर ये क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। केवल यहाँ पर आकार में बड़ी होगी, साइज में परिवर्तन होगा। एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर जो जर्म सेल जो होती है ये क्या होती है, 2n, क्या होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। और जो स्पर्मेटोगोनिया जो बन रही है ये भी क्या होगी, 2n होगी, अर्थात ये भी क्या होगी, द्विगुणित कोशिका होती है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये क्या कर देती है, पोषण ग्रहण करती है और पोषण ग्रहण करके अपने आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, अर्थात अपने आप को आगे विभाजन के लिए क्या कर देती है, तैयार करती है। तो यहाँ से लेकर ये जो प्रावस्था है जो इसके वृद्धि की है, यही प्रावस्था क्या कहलाएगी, वृद्धि प्रावस्था। क्या कहलाएगी, वृद्धि प्रावस्था। तो ये प्रावस्था कौन सी कहलाएगी, वृद्धि प्रावस्था। क्लियर। तो यहाँ तक भी ये कोशिका क्या है, ये क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका। उसके बाद में इसमें अब ये देखो, ये भी क्या होगी, n या 2n, 2n होगी, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो विभाजन हुआ था यहाँ पर ओनली समसूत्री विभाजन हुआ। तो ये कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री। कौन सा विभाजन हुआ है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं बनती है, जिनमें से कुछ कोशिकाएं वापस गुणन करके स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है और कुछ कोशिकाएं जो है आगे वृद्धि करके किसका निर्माण कर लेती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। क्लियर। उसके बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, अब देखो यहाँ पर इसमें जो विभाजन होगा वो होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। ये जो विभाजन होगा ये कौन सा विभाजन होगा, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, अर्थात इसको अपन न्यूनकारी विभाजन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है। और जहाँ जैसे अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो कोशिकाएं बनती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है। तो ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या कहलाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगी वो n होगी, 2n होगी, n होगी, अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कोशिकाएं उनसे क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ से पहले की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, द्विगुणित। और जैसे ही न्यूनकारी विभाजन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, उसके बाद में जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उस स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इसमें क्या होगा, दोनों में ही होगा वो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है वो किसके समान है, समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं जो बनती है वो ये कोशिकाएं बन जाती है इस तरीके से। तो
इन कोशिकाओं का क्या नाम है? स्पर्मेटिड, शुक्राणुपूर्वी, स्पर्मेटिड। तो ये जो है ये क्या है? शुक्राणुपूर्वी। ये शुक्राणुपूर्वी और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? n होगी या 2n? n और ये n, और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो कहाँ से? जो यहाँ से वृद्धि प्रावस्था के बाद में जो ये प्रावस्था है, ये प्रावस्था क्या कहलाएगी? परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। ये क्या कहलाएगी? परिपक्वन प्रावस्था। तो ये कौन सी प्रावस्था है? परिपक्वन प्रावस्था। और ये कौन सी प्रावस्था है? वृद्धि प्रावस्था। तो पहली प्रावस्था तो ये है, दूसरी प्रावस्था ये है, और तीसरी प्रावस्था ये है। अर्थात संपूर्ण शुक्र जनन की प्रक्रिया को कितने प्रावस्थाओं में बांटा जाता है? 3 प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। पहला होता है गुणन प्रावस्था, जिसमें जर्म सेल जो होती है वो क्या कर देती है? समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। तो जर्म सेल के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुणन प्रावस्था। गुणन का मतलब होता है बहुत सारी, बहुत ज्यादा संख्या में जो निर्मित होती है। वृद्धि प्रावस्था में जो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या कर देती है? पोषण ग्रहण करती, और पोषण ग्रहण करके अपने आप को क्या कर देती है? विभाजन के लिए क्या करती है? तैयार करती है। उसके बाद में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को क्या कहा जाता है? न्यूनकारी विभाजन। और इस न्यूनकारी विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं निर्मित हुई है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या पहले जो अर्थात प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या हो जाती है? आधी हो जाती, जिसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के द्वारा जो कोशिकाएं बनती है उसे क्या कहा जाता है? स्पर्मेटिड कहा जाता है। और स्पर्मेटिड जो क्या होता है? एक गोलाकार अचल भारी संरचना होती है। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये होती है गोल अचल और भारी संरचना, है ना। तो ये कौन होता है? ये स्पर्मेटिड। कौन है ये? स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड में कुछ बदलाव होते हैं, और उन बदलावों के फलस्वरूप इससे बदलाव होने से जो संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? शुक्राणु। अर्थात एक चल हल्की संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है, और उसे क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। तो ये जो संरचना है ये क्या कहलाएगी? शुक्राणु। क्या कहलाएगी? शुक्राणु। और जो स्पर्मेटिड जो है, उस स्पर्मेटिड से शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्र कायांतरण। क्या कहा जाता है? शुक्र कायांतरण। क्या कहा जाता है? शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। और शुक्राणु जो है वो क्या होती है? चल हल्की संरचना होती है। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर शुक्र कायांतरण की अपन ने बात, सबसे पहले अपन ने क्या है? जर्मिनल एपिथेलियम। ये क्या है? शुक्रजनक नलिका। अगर इसकी बात करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो है ये क्या है? शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका जो है इसका आंतरिक स्तर वो है क्या कहलाता है? जनन उपकला। और जनन उपकला की जो कोशिकाएं हैं वो विभेदित होती है, और विभेदित होकर जर्म सेल का निर्माण करती हैं।
जर्म सेल समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत सारी कोशिकाएं निर्मित करता है जिसे गुणन प्रावस्था कहा जाता है, और जो बनने वाली कोशिकाएं उसे क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। और स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ आदि कोशिकाएं जो होती हैं वो स्टेम सेल के समान कार्य करती हैं और वापस विभाजित होकर क्या बना लेती है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। और कुछ कोशिकाएं जो है वो क्या स्पर्मेटोगोनिया जो है वृद्धि पोषण ग्रहण करके क्या कर लेती है, आकार में वृद्धि करती हैं, और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है। जिसमें बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगी, आधी होती है। क्या होती है, आधी। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से क्या बनता है, स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। और स्पर्मेटिड क्या होता है, गोल अचल बारी संरचना होती है। उसके बाद में इस स्पर्मेटिड में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे उसकी संरचना में बदलाव होता है, गोलाकार से क्या हो जाती है, चपटा या चम्मच के आकार की संरचना हो जाती है, केंद्रक का आकार परिवर्तित हो जाता है, कोशिका द्रव जो होता है अधिकांश कोशिका द्रव को त्याग दिया जाता है, अधिकांश आरएनए को त्याग दिया जाता है, अधिकांश जो एसिडिक प्रोटीन होती है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, हल्की संरचना। उसके बाद में इसमें एक पूंछ का निर्माण हो जाता है और जिसके कारण वो गति कर पाता है, और जिसे क्या कहा जाता है, शुक्र कायांतरण कहा जाता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। क्लियर। तो इस शुक्र जनन को अपन ने पहला शुक्राणु पूर्वी, तो जर्म सेल के द्वारा स्पर्मेटिड निर्माण की प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। और शुक्राणु पूर्वी से शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र कायांतरण कहलाती है। मेरी बात समझ में आई क्या है? अब देखो अपन ये देखते हैं कि जो शुक्राणु पूर्वी से जो शुक्राणु का निर्माण होता है तो उस दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे, जिसमें पहला परिवर्तन शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु या शुक्र कायांतरण के दौरान होने वाले परिवर्तन है ना, शुक्र कायांतरण के दौरान होने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं उसका आकार, केंद्रक का आकार, केंद्रक का आकार चपटा है ना, ओवल शेप बोल सकते हैं, चपटा हो जाता, चपटा ओवल से बोल सकते हैं। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर जो अधिकांश कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव प्लस आरएनए प्लस एसिडिक प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन को बाहर त्याग दिया जाता है। ये बात क्लियर। उसके बाद में जो गोल्जी काय जो होती है, जो स्पर्मेटिड के अंदर जो गोल्जी काय हो है, ये गोल्जी काय ये किसका निर्माण कर देती है, एक्रोसोम का। किसका निर्माण करती है, एक्रोसोम का। गोल्जी काय के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। इस एक्रोसोम जो होता है, इस एक्रोसोम में कौन होते हैं, एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे स्पर्म लाइसिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा, स्पर्म
स्पर्म लाइसिन, और ये स्पर्म लाइसिन क्या काम करता है, जो अंडाणु की झिल्ली है उनको भेदने का कार्य करता है। तो केंद्रक के आकार में परिवर्तन हुआ, कोशिका द्रव जिसके कारण वह हल्की संरचना में परिवर्तित हो जाती है, गोल्गी काय के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, एक्रोसोम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। उसके अलावा और बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो शुक्र कायांतरण, उसके अलावा देखो अगर अपन यहाँ पर ये तीसरा और चौथा बात करते हैं, यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, तो शुक्र कायांतरण माइटोकॉन्ड्रिया, शुक्राणु के मध्य भाग में रिबन के आकार, या बोल सकते हैं स्प्रिंग के आकार में जमा हो जाते हैं। एक और जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आवरण बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है मध्य भाग में किस तरीके से जमा हो जाते हैं, ये देखो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाते हैं, जमा हो रिबन के आकार में, इस तरीके से मध्य भाग जो है उसमें जमा हो जाते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। एक तो इसे क्या कहा जाता है, निवेनकरण का आच्छद कहा जाता है। जो आवरण जो बनता है इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, निवेनकरण आच्छद जमा हो जाते हैं, जिसे निवेनकरण का आच्छद कहा जाता है। क्लियर। तो ये परिवर्तन होते हैं किससे, जब शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु का निर्माण होता है, अर्थात शुक्र कायांतरण के दौरान क्या क्या बदला हुआ, एक तो शुक्राणु के केंद्रक का आकार बदल जाता है, कोशिका द्रव या आरएनए और एसिडिक प्रोटीन जिनको बाहर त्याग दिया जाता है, गोल्गी काय से किसका निर्माण होता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है। ये यहाँ पर एक झिल्ली जिसको प्लाज्मा झिल्ली का और निर्माण होता है, जो पूरा गुणसूत्र पूरा जो ये शुक्राणु जो है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या रहता है, गिरा हुआ रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के मध्य भाग में रिबन आकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। इनके मध्य भाग में एक जो शेष कोशिका द्रव बच जाता है उसका निर्माण, उसके द्वारा एक आवरण बन जाता है जिसे क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर का आवरण कहा जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से ये किसका, शुक्र जनन की प्रक्रिया में। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे शुक्राणु की संरचना। क्लियर।